हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर। बच्चों, इस चैप्टर के हम पहले 3 वीडियो देख चुके हैं। ये हमारा पार्ट 4 है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। बच्चों, आज के वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीट इंसुलेटर। यहाँ पर हम कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे, जिसमें जो हीट इंसुलेटर है उसके लिए हम यहाँ पर इंसुलेटर के रूप में उसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम इंसुलेटर्स हेल्प इन कंजर्विंग एनर्जी इन अ सिस्टम, यानी कि जो इंसुलेटर होते हैं वो जो एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम में, किसी भी प्रणाली में, उसको कंजर्व करने का काम करते हैं। एस्बेस्टोस वैक्यूम्स इनक्लोज्ड एयर आर कॉमन, यानी कि हम इनके बात करें तो ये कॉमनली है जिनका उपयोग होता है। यूज्ड इंसुलेटिंग मटेरियल्स, इनका उपयोग इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में इनका किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि कौन कौन सी वो एप्लीकेशंस है, प्रैक्टिकल है। तो पहला हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा दिया गया है वुलन क्लॉथ्स ट्रैप अ गुड अमाउंट ऑफ एयर, यानी कि जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो यानी कि ऊनी कपड़े जो होते हैं वो हवाओं को काफ़ी मात्रा में रोकने में सहायक होते हैं। सिंस एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और जो एयर होती है वो उष्मा का कुचालक होती हैं। इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू स्केप आउट, और जिसके कारण हम देखते हैं कि वो एयर से कांटेक्ट नहीं करता है। इसके कारण वुलन जो क्लॉथ्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर हीट बना के रखते हैं, यानी कि उसको बाहर जाने नहीं देते हैं। तो हम देखते हैं इसलिए कि जो हमारा विंटर का सीज़न होता है उसमें हम जो ऊनी कपड़े पहनते हैं वो हमें हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। अगला जो हम देखेंगे वो है हमारा सेकेंड, आइस इज स्टोर्ड और ट्रांसपोर्टेड इन आइस बॉक्स मेड फ्रॉम पफ, यानी कि हम आइस बॉक्स को स्टोर करने के लिए या उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आइस बॉक्स का उपयोग करते हैं। और आइस बॉक्स जो होता है वो पफ का बना होता है। पफ प्रिवेंट्स द मेल्टिंग ऑफ आइस सिंस हीट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग इनटू द इग्लू बाय द एयर एंड मटेरियल्स इन पफ, यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पफ होता है वो क्या करता है, वो जो हमारी बर्फ़ रहती है उस बर्फ़ को पिघलने से रोकता है, क्योंकि वो उसको हीट से बचाता है। वो बाहर की हीट को उससे पास नहीं होने देता है, और जिसके कारण वो बर्फ़ मेल्टिंग होने से बच जाती है, यानी कि वो इग्लू की तरह कार्य करता है। जो क्या करता है, बाय द एयर एंड मटेरियल इन पफ्स, और जो एयर और मटेरियल जो यूज़ किया जाता है पफ उसके द्वारा ये काम किया जाता है। अगला जो हम देखेंगे वो है हमारा फॉल्स सीलिंग इन आवर होम इज मेड फ्रॉम प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि हम देखते हैं कि हमारे घर में जो छत जो सीलिंग होती हैं वो हमारी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती हैं। एस्बेस्टोस और वुडन बोर्ड्स, यानी कि हम यहाँ देखते हैं कि एस्बेस्टोस और वुडन बोर्ड्स की बात करें, द फॉल्स सीलिंग आल्सो ट्रैप्स अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द रूफ एंड द फॉल्स सीलिंग, यानी कि जो वुडन बोर्ड्स जो होते हैं और एस्बेस्टोस जो होता है वो हमारी सीलिंग और जो हमारी छत होती है उसके बीच में एक लेयर बना देता है, एयर की एक लेयर बना देता है, जिसके कारण हम देखते हैं ऑल दिस एक्ट एज इंसुलेटर, और ये क्या है, एक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। दे कीप द रूम वार्म डूरिंग विंटर एंड कोल्ड डूरिंग समर, यानी कि हम देखते हैं कि जिससे क्या होता है, ये इंसुलेटर का काम करते हैं जिससे हमारी जो रूम रहता है वो ठंड में अगर हम देखते हैं तो वो गर्म रहता है, और गर्मी में हमारा रूम ठंडा रहता है। अगला हम देखेंगे बर्ड्स स्वेल देयर फीदर इन विंटर टू इनट्रैप लार्ज अमाउंट ऑफ एयर, यानी कि हम देखते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं यानी कि जो पक्षी होते हैं वो एयर एक्ट एज इंसुलेशन लेयर एंड कीप द बर्ड्स वार्म बाय नॉट अलाउिंग द हीट टू मूव आउट ऑफ इट्स बॉडी, यानी कि बर्ड जो होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे पंख रहते हैं और उनकी बॉडी उस पंख से ढकी हुई रहती हैं, जो क्या करते हैं वो लार्ज अमाउंट में जो एयर रहती हैं वो उनकी बॉडी तक पहुंच नहीं पाती हैं। और एयर एक्ट एज एन इंसुलेटर, और जो एयर होती है क्या है, एक इंसुलेटर का काम करती हैं, जिसके कारण उनकी बॉडी जो रहती है वो गर्म रहती हैं, और वो जब उनकी बॉडी जो इधर उधर मूवमेंट करती हैं तो उसमें उनकी बॉडी से हीट को मूवमेंट नहीं होने देती, यानी कि उनकी बॉडी से हीट को बाहर नहीं जाने देती है। अगला जो हम देखेंगे वो है हमारा
आयरन चेयर फील्स वेरी कोल्ड एज कम्पेयर्ड टू वुडन चेयर एट द सेम टेम्परेचर। यानी कि हम देखते हैं कि जो आयरन की चेयर जो होती हैं वो काफ़ी ठंडी महसूस होती हैं अगर हम तुलना करेंगे किसकी, एक लकड़ी की चेयर और लोहे की चेयर की अगर हम तुलना करते हैं तो जो हमारी लोहे की चेयर है वो काफ़ी ठंडी रहती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसके ठंडी रहने का कारण क्या है। आयरन चेयर कंडक्ट हीट अवे फ्रॉम आवर बॉडी बट अ वुडन चेयर डज नॉट सिंस वुड इज अ गुड इंसुलेटर। यानी कि अगर हम बात करें कि यहाँ क्या होता है कि आयरन चेयर जो होती है वो कंडक्ट हीट अवे फ्रॉम आवर बॉडी, वो हमारी बॉडी से क्या करती हैं, जो ऊर्जा यानी कि जो उष्मा है उसको ले लेती है। बट एक वुडन चेयर जो रहती हैं वो हमारी बॉडी से उष्मा नहीं ले पाती क्योंकि वो एक गुड इंसुलेटर है हमारा हीट का, तो जिसके कारण हमारी बॉडी से उष्मा नहीं जा पाती है, जिसके कारण हमारी बॉडी हमें वुडन चेयर पर बैठने पर गर्म लगती है और आयरन चेयर पर बैठने पर हमें वो ठंडी महसूस होती है। आगे हम यहाँ पर देखेंगे कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यह हमारा जो है संवहन में हम देखें इस प्रक्रिया में, तो संवहन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें, ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस इज बाय द मेथड ऑफ कॉन्वेक्शन। यानी कि जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो लिक्विड और गैसेस में कॉन्वेक्शन की मेथड के द्वारा होता है, यानी कि संवहन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। ऑल लिक्विड्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। और जितने भी मर्क्यूरी को छोड़कर जितने भी लिक्विड्स होते हैं, जो तरल होते हैं, वो उष्मा के जो पुअर कंडक्टर होते हैं। इन फ्लूइड्स हीट एनर्जी इज कैरिड बाय मूविंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फ्लूइड्स होते हैं उनके अंदर हीट एनर्जी होती है, वो पार्टिकल से जब मूवमेंट करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो उसमें भी ट्रांसफ़र होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। आगे हम यहाँ पर देखें, कॉन्वेक्शन इज द फिनोमिनन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। यानी कि कॉन्वेक्शन जो होता है वो एक, जिसको हम बोले कि जिसके अंदर जो हीट ट्रांसमिशन होता है वो एक्चुअल मूवमेंट, यानी उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्चुअल मूवमेंट करते हैं उस मीडियम में, जिसके द्वारा उसमें ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा का प्रवाह होता है। कॉन्वेक्शन इज दैट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच द ट्रीटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड देमसेल्व्स मूव टू कैरी हीट फ्रॉम द हॉट टू द कोल्ड पोर्शन। यानी कॉन्वेक्शन की जो प्रोसेस, संवहन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें जो हीट यानी कि जो उष्मा का ट्रांसफर होता है उसमें जो मॉलिक्यूल होता है वो एक लिक्विड की तरह में काम करता है और वो खुद से ही जो एनर्जी होती है, जो हीट होती हैं, उसको हीट को फ्रॉम द हॉट टू द कोल्ड पोर्शन की तरफ, यानी कि गर्म से ठंडे की तरफ उसको लेकर जाता है। तो इस तरीके से संवहन के द्वारा हम देखें कि यहाँ पर किस तरीके से हमारा जो हीट है उसका ट्रांसफ़र हो रहा है। आगे हम देखें, यहाँ पर हमारा अगला हम देखेंगे वो है हमारा रोल ऑफ कन्वेक्शन करेंट्स इन डेली लाइफ। यानी कि हमारी जो दैनिक जीवन है उसमें हम जो कन्वेक्शन संवहन जो धारा है या संवहन का करंट हम देखते हैं कि किस तरीके से उसका संवहन करंट को या संवहन धाराओं को हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि उनका रोल हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संवहन का हमें एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में देखने को कहाँ मिलेगा। स्मोक एंड हॉट गैसेज प्रोड्यूसेस इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप स्केप थ्रू टाल चिमनीज ड्यू टू कन्वेक्शन करेंट्स। यानी कि हम देखते हैं कि धुआं और हानिकारक गैसें फैक्ट्रियों के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है और जो वर्कशॉप होते हैं जहाँ काम किया जाता है वहाँ पर, और वहाँ से वो बड़ी बड़ी चिमनियों के द्वारा कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू वो फ्लो होती हैं, यानी कि वो एयर में घुल मिल जाती है। हॉट एयर दैट वी ब्रीथ आउट escape through the ventilators and fresh air enters through doors and windows। यानी कि हम देखते हैं कि जो गर्म हवा होती है, जो जिसको हम श्वसन क्रिया में लेते हैं, वो क्या करती हैं, वेंटिलेटर्स के थ्रू आती हैं। यानी कि हम देखें कि वेंटिलेटर्स के थ्रू हमारी जो हवा आती है। फ्रेश एयर इंटर्स थ्रू डोर्स एंड विंडोज, और जो शुद्ध हवा होती है वो हमारे डोर और जो विंडो होती है उससे आती हैं। दिस इज बिकॉज द एयर वी ब्रीथ आउट इज वार्मर। यानी कि जो हम सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, जब हम श्वसन में जो गैस छोड़ते हैं वो कैसी होती है,
वो गर्म होती है। एंड राइजेस अप, और गर्म होने के कारण वो क्या करती है, ऊपर उठती है। कॉन्वेक्शन करंट्स इन द एयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेश एयर वी गेट, और इसके कारण जो कॉन्वेक्शन करंट होता है वो जिम्मेदार है कि हमें शुद्ध हवा मिलती रहे, क्योंकि हम जो सांस छोड़ेंगे तो वो ऊपर उठ जाएगी गर्म होने के कारण, और हमारा जो वेंटिलेशन होता है उससे वो बाहर चली जाती हैं। और जबकि शुद्ध हवाएं जो है हमारे घर के अंदर जो आती है वो डोर और विंडो से आती है। अब आगे हम जो देखेंगे वह है हमारा सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, यानी कि यहाँ पर हम समुद्र की हवाओं की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम सी ब्रीज और लैंड ब्रीज देखेंगे। यहाँ पर तो देखते हैं कि सी ब्रीज क्या होती है और लैंड ब्रीज क्या होती है। सी एंड लैंड ब्रिज आर एक्चुअली कन्वेक्शन करंट्स, यानी कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, एक्चुअल में कन्वेक्शन करंट होता है, यानी कि संवहन करंट होता है ये। ड्यूरिंग द डे टाइम द एयर इज कॉन्टैक्ट विद द वार्म ग्राउंड इज हीटेड बाय कंडक्शन, यानी कि हम देखते हैं कि दिन के समय में जो हवाएं होती हैं वो हवा जब जो हमारा ग्राउंड होता है वो गर्म रहता है, यानी कि जो हमारे अर्थ का जो धरातल है, धरातल का जो हमारा ऊपर का पार्ट है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है सूर्य की गर्मी से। तो ये गर्म होता है, इज हीटेड बाय कंडक्शन, और जो हवा हमारे धरातल के संपर्क में आती है वो क्या होती है, कंडक्शन की प्रोसेस के द्वारा गर्म हो जाती है। दैट एयर एक्सपांड्स, और उसके कारण गैस जो हवा होती है वो क्या होती है, फैल जाती है। बिकमिंग लेस डेंस देन द सराउंडिंग कूलर एयर, और जो हमारे आसपास ठंडी हवा है उसकी अपेक्षा वो काफ़ी लेस डेंस होती है, यानी कि वो कम घनी होती है। एज अ रिजल्ट द वार्म एयर राइजेस एंड टू फिल द स्पेस, और जो गर्म हवाएं होती है वो क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती हैं और हमें खाली जगह महसूस होती हैं। अदर एयर मूव्स हॉरिजॉन्टली क्रिएटिंग, यानी कि जो अदर दूसरी एयर है वो हॉरिजॉन्टली तरीके से क्रिएटिंग सी ब्रिज का निर्माण करती है नियर अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, और जहाँ पर पानी का बहुत बड़ा स्रोत हो वहाँ पर। कूलर एयर मूव्स डाउन एंड अ थर्मल कन्वेक्शन साइकिल इज सेटअप, और कूलर एयर्स क्या करती हैं, मूव करती हैं, जिसके कारण एक थर्मल कन्वेक्शन साइकिल बनता है। विच ट्रांसफर्स हीट अवे फ्रॉम द लैंड, और वो क्या करता है, जो हमारा जो लैंड है उस पर जो उष्मा रहती है, जो हीट है उसको वो लैंड से दूर ले जाता है। एट नाइट द ग्राउंड लॉसेस इट्स हीट मोर क्विकली, और रात के समय हम देखते हैं कि जो ग्राउंड होता है वो बहुत तेज़ी से अपनी उष्मा का ह्रास करता है या लॉस करता है। द वाटर एंड द वाटर सरफेस इज वार्मर देन द लैंड, और वाटर की तरफ उसको ह्रास करता है, जिसके कारण वाटर जो होता है वो गर्म हो जाता है, और जो हमारा लैंड है यानी कि जो हमारा धरातल है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। एज अ रिजल्ट द साइकिल इज रिवर्स्ड एंड अ लैंड ब्रिज ब्लोस, यानी कि इस तरह से जो इसके कारण ये जो रिजल्ट है इसके परिणाम स्वरूप जो रिवर्स हवाएँ आती हैं जिसके कारण लैंड ब्रिज का निर्माण होता है, और जिसको बोला जाता है कि जो हवाएं हैं वो लैंड ब्रिज ब्लोस होने लगती हैं। तो यहाँ पर एक हमें सी ब्रिज और लैंड ब्रिज दे रखा है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सन है हमारा, यहाँ पर पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है सन है, और सन के कारण हम देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारा ये अर्थ वाला हिस्सा है, यानी कि ये लैंड वाला इलाका है, ये वाला, ये क्या करेगा, ये हमारा गर्म हो जाता है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये गर्म होने के कारण हवाएं क्या होगी, ऊपर की तरफ उठेगी जब ये गर्म हो जाएगा तो, और ऊपर उठने के बाद में फिर यहाँ जो जगह खाली हो जाएगी वहाँ पर ठंडी हवाएं इस तरीके से हमारा जो लैंड सरफेस, यानी कि रात की अगर हम बात, ये दिन की बात है, और जब हम रात की बात करें तो इस तरीके से यानी कि हमारी हवाएं वापस यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि हमारा सरफेस को घेरेगी जो ठंडी हवाएं होगी वो। तो इस तरीके से सी ब्रिज का निर्माण होता है। तो जो समुद्र से लैंड की तरफ जो हवाएं चलेगी वो ठंडी होगी, और लैंड से वापस हवाएं ऊपर उठकर समुद्र की तरफ चली जाएगी, वो ठंडी होती जाएगी। इस तरह से हम यहाँ पर रात में देखें कि रात के समय पर हम देखते हैं कि जो है हमारा लैंड सरफेस है, ये लैंड सरफेस जो है ये ठंडा हो जाता है, और इससे जो हवाएं हम देखते हैं कि इसकी जो उष्मा है वो हमारे समुद्र की तरफ हवाएं बहने लगती है, जिससे हमारा समुद्र का पानी गर्म हो जाता है, और यहाँ से ये जो हवाएं ऊपर उड़ जाती हैं और वापस से ये हमारे इस तरफ से जहाँ उनको जगह खाली मिलती है उस तरफ वो बहती है, तो जो ठंडी हवाएं हैं वो हमारे लैंड की तरफ प्रवाहित होने लगती हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं
कि नाइट का जो समय रहता है उसमें लैंड से जो हम देखें कि हीट रहती है वो समुद्र की तरफ फ्लो होने लगती है। तो इस तरीके से लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का निर्माण होता है। आगे हम देखते हैं रेडिएशन की बात करें, यानी कि विकिरण जिसको बोला जाता है, इसकी हम बात करें। अगला जो हम देखेंगे वो है हमारा रेडिएशन यानी कि विकिरण। तो यहाँ पर हम देखें द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मटेरियल मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। यानी कि हम देखते हैं कि हीट, ये रेडिएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो हीट होती है यानी कि उष्मा ऊर्जा जो ट्रांसफ़र होती है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर होती है किसी तीसरे मटेरियल के कांटेक्ट में आए बिना। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसको रेडिएशन बोला जाता है। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन टेक्स प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स टू द रिसीविंग बॉडी। यानी कि विकिरण में जो उष्मा ऊर्जा ट्रांसफर होती हैं उसके यहाँ पर हम देखते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन टेक्स प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स टू द रिसीविंग बॉडी। यानी कि हम देखते हैं कि विकिरण की प्रक्रिया में जो उष्मा पहुंचती है वो सीधी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में पहुंच जाती है, यानी कि उसमें मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर हम देखते हैं इट डज नॉट टेक प्लेस आइदर बाय कंडक्शन और थ्रू कन्वेक्शन करंट। और इसमें किसी प्रकार की यानी कि इस तरह की जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है जैसे कंडक्शन हमारा चालक और कन्वेक्शन यानी कि संवहन में आवश्यकता लगती है। फॉर एग्जाम्पल द हीट फ्रॉम द सन पासेज थ्रू द वैक्यूम इन द स्पेस। यानी कि हम देखते हैं कि उदाहरण के रूप में हम देखें कि जो उष्मा है वो यानी कि सूर्य की जो उष्मा है वो जब वैक्यूम यानी कि निर्वात से पास होती हैं स्पेस के अंदर तो देयर इज़ नथिंग टू रीच द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। तो वह जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा जो अर्थ के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर अगर हम बात करें तो उसमें वो नहीं पहुंच पाती हैं। देन द हीट फ्रॉम सन पासेज थ्रू द एयर इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि जबकि अगर हम बात करें कि जो सूर्य के उष्मा है वो अगर एयर से पास होकर एटमॉस्फेयर टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि एयर इन द एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है तो उससे जो सन की रोशनी या सन हीट जो पहुंचती हैं तो हमारे अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाती है। द इंटरवेनिंग एयर इन द एटमॉस्फेयर डज नॉट प्ले एनी रोल इन हेल्पिंग द ट्रांसफर ऑफ हीट। यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर पाई जा रही है वो किसी प्रकार का इंटरवेनिंग रोल प्ले नहीं करती हैं, हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए किसी प्रकार की हेल्प नहीं करती हैं। वाइल सिटिंग नियर अ हीटर और बॉन फायर। यानी कि हम देखते हैं कि जब हम हीटर या बॉन फायर के सामने बैठे रहते हैं यू फील वार्म, तो हमें कैसा गर्म महसूस होता है, यानी कि हम गर्म महसूस करते हैं। द हीट फ्रॉम द हीटर रिचेस यू बाय रेडिएशन। और जो हीटर की जो गर्मी रहती है या जो उष्मा है वो हमारे तक जो पहुंचती है वो रेडिएशन के द्वारा पहुंचती है। द अमाउंट ऑफ हीट रीचिंग यू बाय मीन्स ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ हीट एंड द रेसिपिएंट ऑफ हीट। यानी कि हम देखते हैं कि जो अमाउंट हीट का हमारे तक पहुंच रहा है उसका रेडिएशन का मीन्स ऑफ रेडिएशन, तो उसकी अगर हम बात करें तो उसका मतलब क्या, तो रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। यानी कि रेडिएशन जो समानुपाती होता है कि इसका जो डिस्टेंस बिटवीन दोनों सोर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा, यानी कि जहाँ से हीट मिल रही है और जो हीट को रिसीव कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, उसके समानुपाती होता है। मोर द डिस्टेंस लेस इज द हीट रिसीव्ड। यानी कि डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो हीट हमें जो रिसीव होगी वो कम होगी। द नेट रेडिएशन फ्रॉम अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन। और जो रेडिएशन हमें मिलेगा वो बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके की वो बॉडी को प्राप्त हो रहा है। आगे हम यहाँ पर देखेंगे वो डिपेंड करेगा इस बॉडी के ऊपर। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला दिया है इट्स टेम्परेचर, यानी कि जो बॉडी रिसीव कर रही है उसका टेम्परेचर कितना है। सरफेस एरिया, यानी कि उसका सरफेस एरिया कितना है। उसके बाद बात करेंगे नेचर ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी का नेचर कैसा है, यानी कि उसकी प्रकृति कैसी है। तो उस आधार पर डिपेंड करेगा कि उसको रेडिएशन से हीट कितना मिल रही है। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर दिया है हमारा क्या ब्लैक बॉडी, यानी कि एक काली बॉडी की अगर हम बात करें एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन देन शाइनिंग बॉडीज़, यानी कि जो बॉडी शाइनिंग करती हैं उसकी अपेक्षा वो ज़्यादा रेडिएशन प्राप्त करती है, विकिरण प्राप्त करती है। पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर रिफ्लेक्ट्स द हीट
बैक इन द सेम वे एज इट रिफ्लेक्ट्स लाइट, यानी कि पॉलिश्ड सरफेस मिरर जो रहता है वो हीट को वैसे ही रिफ्लेक्ट कर देता है जिस तरीके से वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सेम वे में उसी तरीके से उसका वो रिफ्लेक्शन कर देता है। आगे हम यहाँ पर देखेंगे प्रैक्टिकल यूज ऑफ थर्मल रेडिएशन। अब जो थर्मल रेडिएशन है हमारा तापीय विकिरण, उसका प्रैक्टिकली यूज़ हम देखते हैं कि उसका हम यूज़ कहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो इस प्रैक्टिकल यूज़ के बारे में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम उसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रैक्टिकली यूज ऑफ थर्मल रेडिएशन। वी वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स ड्यूरिंग समर एज दे एब्जॉर्ब लेस रेडिएंट हीट एंड कीप आवर बॉडी कूलर देन डार्क क्लोथ्स, यानी कि हम देखते हैं कि हम गर्मी का जब मौसम होता है तो लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो कम मात्रा में जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करे, जिसके कारण हमारी जो बॉडी रहती है उसमें ठंडक महसूस होती रहे, यानी कि हमारी बॉडी ठंडी रहे, गर्मी में हमें ठंडी का एहसास हो। यानी कि हम देखते हैं कि जो डार्क क्लॉथ्स होते हैं वो ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं जिसके कारण हमें गर्मी ज़्यादा लगती है, इसलिए हम गर्मी में लाइट रंग के कपड़े पहनते हैं। इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स आर प्रोवाइडेड विद अ पॉलिश्ड मेटल सरफेस बिहाइंड द हीटिंग एलिमेंट्स, यानी कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स जो होते हैं उसमें अगर हम बात करें तो उसमें पॉलिश्ड मेटल सरफेस प्रोवाइड करवाया जाता है जो हीटिंग एलिमेंट्स होता है उसके पीछे। दिस सरफेस रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट all the radiance heat from the elements that falls on it towards us, यानी कि वो क्या करता है जो उसके अंदर उसके पीछे सरफेस में जो पॉलिश्ड मेटल लगी रहती है वो सरफेस वाला वो रिफ्लेक्ट करता है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो सके, जिसके कारण क्या होगा कि हीट फ्रॉम द एलिमेंट्स दैट फॉल्स ऑन इट टूवर्ड्स अस, और वो ज़्यादा ज़्यादा हमें प्राप्त हो। दिस मेक्स द रूम हीटर मोर इफेक्टिव, और इसके कारण जो रूम हीटर होता है वो काफ़ी क्रियाशील होता है। द बेस ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स इज पेंटेड ब्लैक, यानी कि जो खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं उनका जो तली होती है यानी कि पेंदा जो होता है वो भी ब्लैक कलर से पेंट किया जाता है, सो दैट इट एब्जॉर्ब मोर हीट एंड हैंस मैक्स कुकिंग फास्टर, और वो ज़्यादा से ज़्यादा उष्मा प्राप्त करे और जिसके कारण हमारा खाना बहुत तेज़ी से जल्दी से पक जाए। आगे हम देखते हैं थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क की हम बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि थर्मोफ्लास्क को हम देखते हैं यहाँ पर जिसको बोला जाता है थर्मस, जिसको हम घर में चाय दूध रखने के लिए उपयोग करते हैं। अ थर्मस फ्लास्क इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ द नॉलेज ऑफ थर्मल कंडक्शन कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन, यानी कि हम जो थर्मोफ्लास्क होता है उसको प्रैक्टिकल के रूप में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग के तौर पर हम देखें इसको तो इसमें कंडक्शन कॉन्वेक्शन और रेडिएशन की प्रक्रिया हमें नॉलेज के तौर पर मिलेगी। थर्मस फ्लास्क कीप्स हॉट लिक्विड हॉट एंड कोल्ड लिक्विड कोल्ड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, यानी थर्मोफ्लास्क के अंदर हम देखते हैं कि जो कोई लिक्विड अगर है तो उसको लिक्विड को हॉट रखेगा काफ़ी देर तक, और अगर कोई लिक्विड कोल्ड है तो उस कोल्ड लिक्विड को बहुत लंबे समय तक वो कोल्ड रखेगा यानी कि ठंडा रखेगा। इट इज़ अ डबल वॉल्ड बॉटल ऑफ थिन ग्लास एंड द स्पेस बिटवीन द वॉल इज इवैक्यूएटेड, यानी कि हम देखते हैं कि ये डबल वॉल बॉटल होती हैं जो थिन ग्लास से बनी हुई रहती हैं, और इसके दोनों दीवारों के बीच में जो दीवार होती है वो इवैक्यूएटेड होती हैं, यानी कि वो जिसको हम बोलें कि उसमें निर्वात होता है दोनों के बीच में। द एब्सेंस ऑफ अ मटेरियल मीडियम बिटवीन द वॉल्स रेड्यूस द लॉस ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन एंड कॉन्वेक्शन, यानी कि हम देखते हैं कि जो ये दीवार इन दीवारों के बीच में इवैक्यूएटेड होने के कारण यहाँ पर जो मटेरियल मीडियम होता है वो एब्सेंस है, प्रेजेंट नहीं रहता है, अनुपस्थित है, जिसके कारण जो उष्मा है या जो भी उसकी एनर्जी है वो रेड्यूस नहीं होती है, यानी कि इसकी हीट का लॉस नहीं होता है। जो दो मेथड हमने देखा कि चालक और संवहन के द्वारा हीट का लॉस होता है। द माउथ ऑफ द बॉटल इज क्लोज्ड बाय अ कॉर्क और प्लास्टिक स्टॉपर, यानी कि जो बॉटल होती है उसमें एक ढक्कन होता है जिससे जो कॉर्क या प्लास्टिक स्टॉपर यानी प्लास्टिक का ढक्कन हो सकता है जो ऊपर से लग जाता है। द बॉटल इज इनक्लोज्ड इन प्लास्टिक केस, और जो पूरी बॉटल रहती है उसको प्लास्टिक का जो इन केस होता है उसमें अंदर रख दिया जाता है। द स्टॉपर एंड द प्लास्टिक केस आर द बेड कंडक्टर ऑफ हीट
और जो हम बात करें कि जो स्टॉपर और प्लास्टिक केस जो रहता है वो कैसा है, बैड कंडक्टर है हीट का, यानी कि उसमें है उसका कुचालक रहता है। द आउटर सरफेस ऑफ द थिनर वॉल एंड द इनर सरफेस ऑफ द आउटर वॉल आर सिल्वर्ड, यानी कि हम देखते हैं कि जो उसके अंदर जो बॉटल रखी हुई है उसके अंदर हम जो सरफेस की बात करें तो उसका आउटर सरफेस जो होता है वो थिनर वाल का वो कैसा होता है, और इनर वाल का जो सरफेस होता है वो आउटर वाल का वो कैसा सिल्वर्ड होता है, यानी कि उसमें सिल्वर की परत रहती है। दिस रिफ्लेक्ट हीट बैक इनटू द चैम्बर मिनिमाइजिंग लॉस ऑफ हीट बाय रेडिएशन, और ये दोनों क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं और जिसके कारण जो हीट है उसका हास कम हो रेडिएशन के द्वारा। तो यानी कि दस द हीट लॉस ड्यू टू कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इज वेरी लिटिल, और इसके कारण इस जो थर्मोफ्लास्क होता है उसमें कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन के द्वारा हीट का लॉस बहुत कम होता है। इस तरीके से हमारा जो थर्मोफ्लास्क यानी कि जो थर्मस होता है वो इस तरीके का बना होता है। तो ये हमारे पास में जो थर्मस है ये हमारे पास में एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिसके द्वारा हम कन्वेक्शन उसके बाद में कंडक्शन और रेडिएशन की प्रोसेस को समझ सकते हैं। यहाँ पिक्चर के अंदर एक तरीके से आपको एक थर्मस दिखाई दे रहा है, इसका जो ऊपर का ये ढक्कन है ये प्लास्टिक का बना हुआ है और ये केस है जिसमें ये बॉटल रखी हुई है ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है। यहाँ ये डबल वाल्ड बोतल है जिसमें डबल वाल्ड बोतल है और यहाँ पर एक बोतल है इस तरीके से, तो इसको डबल वाल्ड डबल लेयर में बनाया गया है और इसका जो बीच वाला हिस्सा है यानी कि इसके बीच वाले हिस्से की अगर हम इस हिस्से की बात करें तो यहाँ पर इसमें ये कैसा है हमारा इवैक्यूएटेड है, यानी कि ये वैक्यूम उपलब्ध कराता है जिसके कारण कंडक्शन और कन्वेक्शन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस की हम बात करें यहाँ पर तो इसको देख लेते हैं हम ग्रीन हाउस को। ग्रीन हाउस आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इन कोल्ड वेदर, यानी कि ग्रीन हाउस का उपयोग जो किया जाता है वो कोल्ड वेदर में यानी कि ठंडे मौसम में जिसको हम बोले प्लांट्स को ग्रो करने के लिए किया जाता है। ग्रीन हाउस इज मेड ऑफ ग्लास सीड्स, जो ग्रीन हाउस बनाया जाता है वो ग्लास सीड्स से बनाया जाता है। एयर इनसाइड द ग्रीन हाउस एब्जॉर्ब द सन्स थर्मल रेडिएशन सो इट इज बिकम्स वार्मर इनसाइड, यानी कि एयर इनसाइड जो ग्रीन हाउस होता है वो उसके अंदर हम देखें कि एयर जो होती है वो क्या करती है, सन की जो थर्मल रेडिएशन होती है उससे वो उसको एब्जॉर्व कर लेती हैं और अंदर का जो वातावरण होता है कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। वार्म बॉडीज इनसाइड रेडिएट थर्मल एनर्जी, और वार्म बॉडीज जो रहती है उसके अंदर वो कैसी हो जाती है, रेडिएट हो जाती है, थर्मल एनर्जी को वो प्राप्त कर लेती है, तापीय ऊर्जा उसको मिल जाती है। दिस रेडिएशन ड्यूरिंग डे टाइम आर इनट्रैप्ड एंड कैन नॉट लीव द ग्रीन हाउस, यानी कि हम देखते हैं कि ये रेडिएशन की जो प्रक्रिया होती है वो डे टाइम में होती है और ग्रीन हाउस के अंदर ही इस तरह की कंडीशन बनी रहती है। ड्यू टू दिस द टेम्परेचर इनसाइड द ग्रीन हाउस राइजेस टू अ वैल्यू विच इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, और इसके कारण इस तरह की यानी कि जो ग्रीन हाउस रहता है वो गर्म रहता है जिसके कारण पौधे जो उगते हैं यानी कि उनको ग्रो करना, तो प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत सूटेबल माहौल वहाँ पर मिल जाता है क्योंकि ग्रीन हाउस के कारण अंदर का माहौल जो रहता है वो गर्म हो जाता है और उनको प्लांट को अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है और उनको गर्मी मिलती रहती है जिससे वो अपने भोजन की प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से ग्रीन हाउस को तैयार किया जाता है। उसके बाद हम देखें रेडिएंट हीट फ्रॉम द सन, यानी कि रेडिएंट की अगर हम बात करें कि हीट जो है वो सन से कैसे मिलती है। आवर अर्थ गेट्स हीट फ्रॉम द सन बाय रेडिएशन, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो भी विकिरण के द्वारा सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करती है। सिमिलरली अदर प्लैनेट्स गेट्स हीट इन आवर सोलर सिस्टम, और इसी प्रकार से हमारे सोलर सिस्टम जो हमारा सौर मंडल है उसमें दूसरे ग्रह भी इसी प्रकार से जो हीट है उसको प्राप्त करते हैं। द प्लैनेट विच आर नियरर टू द सन गेट मोर हीट देन द प्लैनेट विच आर फर्दर अवे, यानी कि हम देखते हैं कि जो प्लैनेट जो ग्रह सूर्य के पास में है वो ज़्यादा रेडिएशन यानी कि ज़्यादा हीट प्राप्त करता है और जो दूर स्थित है वो कम रेडिएशन प्राप्त करता है। द टेम्परेचर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सन फॉर ऑल द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम आर गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पर जो नीचे एक सारणी दे रखी है, एक तालिका दे रखी है, उस तालिका में हमें टेम्परेचर तापमान को बताया है कि तापमान किस तरह, उसका डिस्टेंस कितना है और उसका टेम्परेचर वहाँ का जो तापमान है वो कितना है। तो यहाँ पर इस तरीके से टेबल के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक साइड प्लैनेट दी है कि हमें ग्रह दे रखे हैं, कौन कौन से ग्रह हैं हमारे सोलर सिस्टम में, और उनका डिस्टेंस दे रखा है कि उनका सूर्य से
मिलियन किलोमीटर में यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है और उनका एवरेज टेम्परेचर दे रखा है कि नाइट में कितना रहता है और डे में कितना रहता है। मर्क्यूरी को बताया है, ये मर्क्यूरी जो अगर हम बात करें तो ये सूर्य से 58 मिलियन किलोमीटर दूर है, 58 मिलियन किलोमीटर, और इसका नाइट का टेम्परेचर होता है -260 डिग्री, और डे का हम देखें तो इसका प्लस में दिया है 410 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से यहाँ पर सबका एक एक करके यहाँ पर दे रखा है। जो ये हमारा सूर्य से दूरी भी दे रखी है उसकी मिलियन किलोमीटर में, और उनका यहाँ पर नाइट और डे का टेम्परेचर भी दे रखा है कि उनका नाइट और डे का टेम्परेचर कितना कितना है। तो इस तरीके से इस तालिका से हम समझ सकते हैं कि जो जितना पास होगा उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा, यानी कि उसको उतना ज़्यादा रेडिएशन मिलेगा, और जो जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ज़्यादा उसका जो टेम्परेचर होगा उसको कम मिलेगा। तो यहाँ पर उसका तापमान कम होगा, यानी कि उसको हीट कम प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हम यू विल नोट दैट प्लैनेट्स क्लोजर टू द सन हैव हायर डे टेम्परेचर देन हुज विच आर रिलेटिवली फॉर अवे। यानी कि हम देखते हैं कि यहाँ हमने देखा तो इससे हमने ये प्राप्त किया, या इस तालिका को देखकर हमें ये पता लग रहा है कि जो सन के ज़्यादा पास में है वहाँ दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और जो सन से दूर है वहाँ का टेम्परेचर कम है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा आज का ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।